नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लाभ हानि वितरण खाते का नमूना समझाया था। आगे बढ़ते हैं अब साझेदारों के पूंजी खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते क्या है और क्यों बनाए जाते हैं? तो साझेदार और पेढ़ी यानी मालिक और धनदार, तो साझेदार और पेढ़ी के बीच में होने वाले व्यवहारों को दर्शाने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसे पूंजी खाते कहते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते में सिर्फ पेढ़ी और साझेदार के बीच में होने वाले व्यवहारों को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो विधियां हैं। दो पद्धतियां है। दो पद्धति है। एक पहली पद्धति स्थिर पूंजी खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता पद्धति और नंबर 2 है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्थिर पूंजी खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता पद्धति किसे कहते हैं? परिभाषा सुनो। जिस पद्धति में साझेदारों के पूंजी खाते की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष समान रहती हो तो उसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। फिर से एक बार, क्या है परिभाषा? जिस पद्धति में साझेदारों के पूंजी खाते की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष समान रहती हो तो उसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। तो उसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। आगे स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो खाते
बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। कौन से दो खाते? तो एक साझेदारों के पूंजी खाते, दूसरे साझेदारों के चालू खाते। तो स्थिर पद्धति में दो खाते रखे जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। अब इसके अंदर क्या आता है वो मैं आपको समझाता हूं, इसका नमूना मैं आपको बताता हूं। पूंजी और चालू खाते। तो सबसे पहले बात करते हैं पूंजी खाते की। तो दोस्तों आप जानते हो पूंजी खाते की शेष जमा होती है, तो हम पहले जमा साइड लिखेंगे, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। अब हम स्थिर पूंजी खाता पद्धति की बात करते हैं। स्थिर पूंजी खाता पद्धति में प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष समान रहनी चाहिए। इसीलिए इस खाते के अंदर आपको दूसरा कोई विवरण नहीं लिखना है और खाता बंद कर देना है। तो खाता हम बंद कर देते हैं, दूसरा कोई विवरण इसमें नहीं लिखना है। तो जो प्रारंभिक शेष की रकम थी वही यहाँ पे रहेगी। अब इसको हम लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। और ये कौन सी शेष बनेगी दोस्तों? जमा शेष। तो पूंजी खाते की जमा शेष हम ले जाएंगे पूंजी दायित्व में। कहां ले जाएंगे? पूंजी दायित्व में। तो हमें साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर स्थिर पद्धति में सिर्फ शेष आगे लाए और ले गए इतना ही लिखना है। तो ये आगे लाए और ले गए दोनों की रकम कैसी रहेगी? समान। अब इस खाते के अंदर आपको दूसरा कोई विवरण नहीं लिखना है, सिर्फ अलावा एक के। यदि साझेदार अपनी पूंजी में वृद्धि करते हो या पूंजी में कमी करते हो तो उसका लेखा आपको पूंजी खाते में करना है। यानी साझेदार पूंजी लाते हो और ले जाते हो, पर कायमी रूप से वो लाते हो तो याद रखना, यदि साझेदार पूंजी लाए, वृद्धि करे तो जमा साइड लिखना है। वो नगद लाए या माल लाए या कोई भी संपत्ति लाए, उसको जमा साइड लिखना है, पूंजी में वृद्धि। और उधार साइड आपको पूंजी में कमी लिखनी है, मतलब साझेदार ले जाए, नगद ले जाए, माल ले जाए या संपत्ति ले जाए, यानी पूंजी में वो कमी करता हो, कमी। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चालू खाता। अब ये चालू खाते शब्द आपने फर्स्ट टाइम सुना है। अब ये है क्या, तो मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। जब साझेदार स्थिर पूंजी खाता पद्धति अपनाते हो
जब साझेदार स्थिर पूंजी खाता पद्धति के अनुसार हिसाब लिखते हो, उस वक्त पूंजी के अलावा के साझेदार और पेढ़ी के बीच में होने वाले व्यवहारों का लेखा करने के लिए जो खाता अलग से बनाया जाता है उसे चालू खाता कहते हैं। फिर से एक बार, जब साझेदार स्थिर पूंजी खाता पद्धति के अनुसार हिसाब रखते हो, उस टाइम पे पूंजी के अलावा के व्यवहारों का लेखा करने के लिए जो खाता अलग से बनाया जाता है उसे साझेदारों का चालू खाता कहते हैं। दोस्तों, पूंजी खाते की हमेशा जमा शेष होती है, जबकि चालू खाते की उधार या जमा कोई भी शेष हो सकती है। और किसके चालू खाते की कौन सी शेष है वो हमें सवाल के अंदर दिया ही जाता है। तो हमें क्या करना है, यदि साझेदारों के चालू खाते की जमा शेष हो तो जमा साइड लिखना है, उधार शेष हो तो उधार साइड लिखना है। लिखेंगे यहां शेष आगे लाए। और यदि उधार शेष हो तो उधार साइड लिखेंगे, शेष आगे लाए। अब आपको चालू खाते की जमा साइड क्या लिखना है? जमा साइड तो एकदम सरल है। जो खर्च आपने वितरण खाते की उधार साइड लिखे थे उसकी दूसरी एंट्री आपको चालू खाते की जमा साइड लिखनी है। जो खर्च आपने कहां लिखे थे? लाभ हानि वितरण की उधार साइड, उसकी दूसरी एंट्री आपको चालू खाते की जमा साइड लिखनी है। तो आपको याद हो तो हमने कौन कौन से खर्च लिखे थे? पूंजी पर ब्याज, वेतन, साझेदारों का वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक, चालू खाते की जमा शेष पर ब्याज। तो उसकी दूसरी असर आपको चालू खाते की जमा साइड लिखनी है। तो मैं लिखता हूं पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक, साझेदारों का। फिर लिखना है आपको चालू खाते की जमा शेष पर ब्याज। चालू खाते की जमा शेष पर ब्याज। और आपको याद हो तो उधार साइड सामान्य अनामत भी हमने लिखी थी, पर वो खर्च नहीं है इसीलिए उसे नहीं लिखना है। पर वितरण खाते का जो लाभ हो, वितरण पात्र लाभ, वो आपको लिखना है। ओके दोस्तों, उसी तरीके से उधार साइड क्या लिखना है? तो जो आय हमने वितरण खाते की जमा साइड लिखी थी उसकी दूसरी असर आपको चालू खाते की उधार साइड देनी है। तो उसमें आपको याद हो तो दो आई थी दोस्तों, आहरण पर ब्याज था
और दोस्तों दूसरी क्या बात थी, चालू खाते की उधार शेष पर ब्याज। और यदि वितरण पात्र हानि हो तो। ओके दोस्तों, अच्छा एक विवरण आपको जोड़ना है जो वितरण खाते की जमा साइड नहीं था, तो उसका नाम है आहरण खाता। क्या नाम है, आहरण खाता। अब हम चालू खाते को बंद कर देते हैं। यदि जमा साइड का टोटल अधिक होगा तो डिफरेंस उधार साइड बचेगा, तो ये जमा शेष है, तो इसे हम लिखेंगे शेष आगे ले गए, और जमा शेष कहां ले जाएंगे, पूंजी दायित्व में। उसी तरीके से यदि उधार साइड का टोटल अधिक होगा, डिफरेंस जमा साइड बचेगा, तो ये उधार शेष है, उसे हम कहां ले जाएंगे, संपत्ति लेना में, पक्की तलपट के अंदर संपत्ति लेना में। ओके दोस्तों, तो इसे आप 2 बार लिखकर याद कर लेना, फिर अगले वीडियो में हम अस्थिर पूंजी खाते की बात करेंगे। ओके दोस्तों।